नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कड़वा आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर। और हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति टॉपिक पर, और राष्ट्रपति टॉपिक के तहत हमने ये पढ़ा, आर्टिकल 71 को अच्छे से पढ़ा। आर्टिकल 71 के तहत आप अगर राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई शिकायत है तो शिकायत कर सकते हो। उन बातों को आराम से पढ़ा। आज इसी राष्ट्रपति टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इस राष्ट्रपति टॉपिक में और क्या क्या है उन बातों को आज से पढ़ेंगे। ठीक है, एक बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में हमने ये पढ़ा कि कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन नहीं शामिल होता, कौन कौन चुनाव देता है। तो हमने एमपी और एमएलए के बारे में बात की थी कि एमपी और एमएलए शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ये एमपी और एमएलए क्या है? एमपी और एमएलए देखो, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एक है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ना, इन्हें कहा जाता है एमएलए, विधानसभा के सदस्य। ठीक है, और जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हें कहा जाता है एमपी। इस बातों को स्पेशल तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या है कि छोटी छोटी चीजें हमें आते हुए भी हम गलत कर देते हैं कि एमपी बड़ा या एमएलए बड़ा। कई पूछ भी लेते हैं आपसे कि एमपी बड़ा या एमएलए बड़ा। तो इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखें कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहते हैं और एमएलए मतलब जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हें एमएलए के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि बताइए कि एक एमपी का या एक एमएलए का किसी राज्य में कितना वोटिंग है। मतलब हम जब वोट करते हैं, आप जानते हो कि हम जैसे ही वोटिंग करते हैं तो वोटिंग में क्या होता है कि हमने वोट दिया, हमारा वोट एक गिना गया। ठीक है, क्या ये एमपी और एमएलए जब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो क्या इनका भी वोट एक ही गिना जाता है? ठीक है, इसी बातों को आज पढ़ेंगे। इन एमपी और एमएलए का जो एक वोट देना है, इसके जो काउंटिंग है वो अलग होती है, क्योंकि आप जानते हो कि एमएलए या एमपी राज्य के जो जनता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक हेडिंग लगा हुआ, एक विधायक का मत मूल्य। एक विधायक का मत मूल्य, मत मूल्य मतलब एमएलए का, एमएलए विधायक। एक विधायक का मत मूल्य पूछे कि बताइए कैसे निकालोगे कि एक विधायक का मत मूल्य क्या है। तो जिस भी राज्य से आप संबंध रखते हो, आप यूपी से, कर्नाटक से, बिहार से, राजस्थान से, पंजाब से, जिस भी राज्य से संबंध रखते हो, उस राज्य की जनसंख्या अपॉन में यानी बट्टे में जिस भी राज्य से आप रखते हो, संबंध रखते हो, उस राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, उन विधानसभा सीटें की संख्या। तो क्या लिखोगे कि संबंधित राज्य, संबंधित राज्य, संबंधित राज्य की जनसंख्या, जनसंख्या। ठीक है, अपॉन में क्या करोगे कि संबंधित जिस भी राज्य में है, आप राजस्थान से हो या किसी भी राज्य से हो, संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्य संख्या, विधानसभा सीटें, संबंधित राज्य की विधानसभा, विधानसभा सीटों की संख्या, मतलब कितनी सीटें। ठीक है, इनटू आप करना है 1/1000, 1/1000 करोगे तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा कि एक एमएलए का मत मूल्य होगा, एक एमएलए का मत मूल्य होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इस हिसाब से तो आप यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और यूपी में निरंतर जनसंख्या बढ़ भी रही है। ठीक है, इसी तरीके से दक्षिण भारत में चले जाएं तो दक्षिण भारत में जो जनसंख्या है वो कम है हमसे, उत्तर भारत के मुकाबले। तो सर ये क्या मतलब हुई, यानी वो जनसंख्या एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, इधर उत्तर भारत में जनसंख्या बढ़ रही है। तो इस हिसाब से तो उन जो दक्षिण भारतीय भाई बंधु है अपने, उनकी जो वोट मतगणना है, एक विधायक का मत मूल्य है, वो इस हिसाब से तो कम होता जाएगा। बिल्कुल, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। तो कहा गया कि जनसंख्या का जो आधार वर्ष है, वो जनसंख्या का आधार वर्ष होगा 1971 का। तो हम ये नोट लगा के लिख सकते हैं कि एक विधायक के मत मूल्य में, एक विधायक के मत मूल्य में जनसंख्या का
आधार वर्ष 1971 रखा गया है। ठीक है, 1971 रखा गया। फिर आप पूछोगे कि सर ये 1971 कब तक, कोई टाइम लिमिट तो होगी इस 1971 की भी, कुछ टाइम लिमिट होनी चाहिए ना। बिल्कुल। एक संविधान संशोधन हुआ, 84वां संविधान संशोधन, वर्ष था 2000। इस 84वां संविधान संशोधन 2000 के तहत ये क्या हो गया कि जो ये जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 है, ये वर्ष 2026 तक यही यानी 1971 ही रहेगा। आगे क्या होता है 2026 के बाद ये संसद जाने, लेकिन ये याद रखना कि जनसंख्या का जो आधार वर्ष है वो कब करवाया गया, तो 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन कब हुआ, वर्ष 2000 के तहत जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 वर्ष 2026 तक रहेगा। ठीक है, यानी वर्ष 2026 तक जो जनसंख्या का आधार वर्ष हमने डिसाइड किया है, ठीक है, 1971 का, वही रहेगा। कब तक, 2026 तक। ठीक है, अब बात करते हैं कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए इस राज्य का विधायक का मत मूल्य कितना है, इस राज्य के विधायक का मत मूल्य कितना है। ठीक है, तो एक लिस्ट बनाएंगे, हेडिंग लगाओ, विभिन्न राज्यों के विधायकों का मत मूल्य, मतलब जब एक वो मत देते हैं तो उसका वोटिंग कितना गिना जाता है, उसकी बात करते हैं। एक विधायकों का, विभिन्न राज्यों के विधायकों का मत मूल्य कितना है। अब देखिए बात करते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या आप जानते हो यूपी की है। यूपी के जो एक विधायक का मत मूल्य है वो पूरे भारत में सर्वाधिक है। ठीक है, तो सर्वाधिक की बात करें, फर्स्ट रैंक पर कौन है, फर्स्ट रैंक पर है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य है 208, यानी फर्स्ट रैंक जिनकी सबसे ज्यादा विधायक मत मूल्य है वो है आपका यूपी के बाद जो सेकंड रैंक रखता है वो है झारखंड और तमिलनाडु। कौन सा सेकंड रैंक की बात करें, सेकंड रैंक तो एक आता है झारखंड और एक आता है तमिलनाडु। पूछा जाता है झारखंड और तमिलनाडु का कितना है, तो याद रखना 176। झारखंड और तमिलनाडु के एक विधायक का मत मूल्य कितना है, 176। फिर बात करें इसके बाद कौन है, तो इसके बाद जो थर्ड रैंक रखता है, थर्ड रैंक वो है आपका, थर्ड रैंक उसका नाम है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का जो विधायक का मत मूल्य है वो है 175। मतलब एक विधायक अगर महाराष्ट्र का है तो वो जब अपना मत देगा तो उसका जो काउंटिंग है गिना कितना जाएगा, 175 गिना जाएगा। उसके बाद चौथी जो रैंक रखता है उसका नाम है बिहार, फोर्थ रैंक। कौन सा राज्य, बिहार के एक विधायक का मत मूल्य है 173। 173 जो बिहार है उसके विधायक का मत मूल्य है। ठीक है, अब हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान का भी नोट कर लें। ठीक है, पूछा जाए कि बताइए राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य, तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य, राजस्थान के समान दूसरा एक जिला, एक राज्य आता है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। जो आपका छत्तीसगढ़ है जो राजस्थान से समानता रखता है, इसकी जो विधायक का मत मूल्य है वो है 129। मतलब इनके एक विधायक का मत मूल्य 129 है। ठीक है, यानी एक वोट देगा तो 129 वोट गिने जाएंगे। फिर एक अपनी राजधानी है दिल्ली के एक विधायक का मत मूल्य विधायक का यानी एमएलए का पूछ ले तो याद रखना दिल्ली के एक विधायक का मत मूल्य था 58 यानी 58 है। ठीक है, अब बात करें न्यूनतम, बात करें कि न्यूनतम कौन है, सबसे न्यूनतम बात करें तो न्यूनतम में एक राज्य आता है आपका, फर्स्ट रैंक रखता है, फर्स्ट रैंक उसका नाम है आपका
सिक्किम। सिक्किम सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य केवल 7 है, मतलब एक वोट देगा तो 7 गिने जाएंगे। कितना है? केवल 7 आता है। उसके बाद एक आता है सेकंड रैंक की बात करें, सेकंड रैंक, ठीक है, सेकंड रैंक की बात करें तो एक आता है मिजोरम और एक आता है अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, मिजोरम प्लस अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसके एक विधायक का मत मूल्य केवल 8 है, ठीक है, कितना है? 8। उसके बाद बात करें थर्ड रैंक पर कौन है, तो थर्ड रैंक पर जो है, थर्ड रैंक उसका नाम है नागालैंड। नागालैंड, नागालैंड के एक विधायक का मत मूल्य केवल 9 है। तो कुल मिलाकर राजस्थान के पूरे भारत के 4 ऐसे जिले हैं, 4 ऐसे राज्य हैं जिनके विधायक का मत मूल्य 10 से कम है। किससे कम है? 10 से कम है। लिख लीजिए आप इसको आराम से। लिख ले आराम से। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। लिखे लिखे लिखे। लिख लिया होगा, चलिए साफ करते हैं। ये बात की एक विधायक के मत मूल्य, एक एमएलए का मत मूल्य कितना होता है। अब बात करते हैं एक एमपी का मत मूल्य कितना होता है, एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है। बात करते हैं एक सांसद का मत मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य बोले तो एमपी, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पूछा जाता है कि एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है, तो एक फॉर्मूला आता है कि विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य का कुल योग बटे कर दो संसद के निर्वाचित सदस्य संख्या। ठीक है, विधानसभा के कुल सदस्यों का योग कुल सदस्यों का योग कुल सदस्यों का योग बटे संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य। अब दिमाग में आएगा निर्वाचित मनोनीत क्यों नहीं, याद रखना इनमें कभी भी मनोनीत को ऐड नहीं करना है, तो सिर्फ कौन से सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य। जब ये भाग लगाएंगे इसमें तो कुल आंसर आता है इसका, जो कुल मिलाकर जब ऐसा प्रोसेस किया जाता है तो एक आंसर आता है 708। 708 मतलब वो किसी भी राज्य से संबंध रखता हो, अगर वो एमपी है किसी भी राज्य का तो उस एमपी का जो मत मूल्य है वो हमेशा 708 ही होगा। ठीक है, यानी याद रखना कि हर एमपी के विधायक, हर एमपी का जो मत मूल्य होता है वो हमेशा कितना होता है, हमेशा 708 होता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्यों का कुल योग, विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्यों का कुल योग, सॉरी विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्यों का कुल योग, मत मूल्यों का
संसद के निर्वाचित सदस्य संख्या। ठीक है, तो ये आंसर हमेशा कितना आता है? 708 आता है। देखिए, ठीक है, लिख लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब नया एक नई बात करते हैं इसी टॉपिक के अंतर्गत। एक नई क्या क्या बात करते हैं? एक बात करते हैं शपथ, शपथ या प्रतिज्ञा। शपथ या प्रतिज्ञा क्या कहती है? शपथ या प्रतिज्ञा। अब मैंने लिखा है प्रतिज्ञान, कईयों के दिमाग में आएगा सर शपथ तो सुना है, प्रतिज्ञा क्या होता है? हमेशा याद रखना, अगर कोई व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है तो उसके द्वारा ली जाने वाली शपथ को हमेशा शपथ कहा जाएगा। लेकिन कल को कोई देश का ऐसा राष्ट्रपति या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, जो क्या हो ईश्वर में आस्था नहीं रखता और वो कहेगा मैं शपथ नहीं लूंगा, तो इस परिस्थिति में उन लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए एक शब्द जोड़ा गया है जिसे कहते हैं प्रतिज्ञा। शपथ यानी ओथ, प्रतिज्ञा बोले तो एफ्रीमेशन। ठीक है, तो शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान की बात करें तो पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हमेशा याद रखना, राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख हमेशा आर्टिकल 60 में मिलता है। आर्टिकल 60 में मिलता है, फिर अनुच्छेद 60 में मिलता है। फिर पूछा जाता है कि शपथ कौन दिलाता है? हमेशा याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट बोले तो उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं। अब कई बार पूछ ले कि अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो, उपस्थित ना हो, पद पे ना हो तो इस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, सेकंड जज जो होंगे, वो इन्हें राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करते हैं। लिखिए, बात करें उल्लेख, उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद कौन सा? 60 या आर्टिकल 60, आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसे बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? CJI या वरिष्ठ न्यायाधीश जो भी होगा वो हमेशा शपथ दिलाने का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति होता है वो शपथ किस चीज की लेता है? राष्ट्रपति शपथ किस चीज की लेता है? तो राष्ट्रपति हमेशा संविधान एवं विधि, जो संविधान लिखा गया है, जो विधि बनाई गई, कानून बनाए गए, उनके परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। किस चीज की? परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। अब दिमाग में आएगा ये परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण क्या है? परिरक्षण क्या कहता है कि जो संविधान मूल रूप से बना हुआ है ना, उस मूल रूप को राष्ट्रपति बनाए रखेगा, कोई किसी भी प्रकार का हेरफेर नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है परिरक्षण। अब आता है संरक्षण, मतलब संरक्षण कहते हैं कि मुझे संरक्षण चाहिए, मतलब संविधान को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाएगा। राष्ट्रपति संविधान को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाएगा, इसका मतलब होता है संरक्षण। अब पूछते हैं प्रतिरक्षण का मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षण का मतलब होता है संविधान में भविष्य में आने वाली चुनौती, कल को इन फ्यूचर कोई चैलेंज आ जाए तो उससे बचाने की शपथ कौन लेता है? राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। ठीक है, तो नोट लगा के लिख सकते हैं कि ऐसे लिख दो चाहे आर्टिकल 60 के अनुसार राष्ट्रपति, आर्टिकल 60 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान एवं विधि के परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 60 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान एवं विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं।
लेते हैं। ठीक है, अब आप पूछना चाहोगे कि सर इन चीज़ों को भी लिखा देते हैं तो बढ़िया रहेगा। चलिए इन चीज़ों को भी लिख लेते हैं, तीनों शब्द लिख लेते हैं। एक आता है परिरक्षण, परिरक्षण। एक शब्द आता है संरक्षण, संरक्षण। एक शब्द आता है प्रतिरक्षण, प्रतिरक्षण। क्या शब्द है, क्या कहना चाहता है? संरक्षण, प्रतिरक्षण, परिरक्षण, क्या कहना चाहता है? परिरक्षण का मतलब क्या होता है, संरक्षण का मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षण का मतलब क्या होता है, याद रखना। अभी बताया कि परिरक्षण क्या है कि मूल रूप से बनाए रखना, संविधान, संविधान को मूल रूप से बनाए रखना, मूल रूप संविधान को मूल रूप से बनाए रखना, परिरक्षण। संरक्षण क्या है? संविधान को किसी भी प्रकार से खतरे से बचाना, संविधान को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाना। ठीक है, प्रतिरक्षण क्या है कि भविष्य में आने वाले, संविधान पर भविष्य में आने वाली चुनौतियों से रक्षा करना, से बचाना। संविधान पर भविष्य में आने वाले ये बात हुई, तीनों बातें जो मैंने आपको लिखा दी, लिख लीजिए आराम से इस चीज को। हाँ, एक बात और कर लेते हैं कि और किस चीज की शपथ लेता है? राष्ट्रपति हमेशा भारत की जनता का कल्याण की शपथ लेता है। लास्ट बात लिख लेते हैं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हमेशा भारत की जनता के कल्याण की शपथ लेता है, कल्याण की शपथ लेता है, शपथ लेते हैं। शपथ लिख लीजिए आराम से। लिख लिया दोस्तों? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास में आपके साथ यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ। आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ यूं ही बनाए रखें। बस आपके प्यार और स्नेह की हमें ज़रूरत है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।